ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार का रुख पूरी तरह से साफ हो गया है। लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनकी यूनियन यह मांग रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह जवाब ऐसे समय में आया है जब देश भर में ओपीएस को लेकर बहस तेज है और कई राज्यों ने अपने स्तर पर इसे लागू भी कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोकसभा में कई सांसदों ने सवाल उठाए थे। इन सांसदों में एंटोनी अमरा राम, उत्कर्ष वर्मा, मधुर और इमरान मसूद जैसे नाम शामिल थे। अब जैसे कि इन सभी का सवाल सीधा यह था कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है या नहीं। कर्मचारी की भावनाओं और लगातार चल रही हैं आंदोलन के कारण यह सवाल काफ़ी अहम माना जा रहा है। इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 15 दिसंबर 2025 को लेकर लोकसभा में लिखित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन केंद्र सरकार ने कर्मचारी की मांग को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर थी क्या। ओपीएस को सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत लागू किया गया था, जिसे बाद में 2021 में अपडेट किया गया था। यह एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये था कि कर्मचारी को अपनी सैलरी से पेंशन के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसके आखिरी का वेतन के आधार पर पेंशन मिलती थी। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये थी, तो उसे उसका एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में हर महीने मिलता था। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव कोई भी असर नहीं होता था। यही वजह है कि कर्मचारी ओपीएस को ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि इसमें पेंशन की रकम पहले से तय होती थी और जीवन भर मिलती थी। अब इसके बाद यहाँ से आपको बात समझना है। बात यह है कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पूरी तरह से कंट्रीब्यूटर स्कीम है। इन योजनाओं में कर्मचारी और सरकार दोनों को पेंशन फंड में योगदान देना होता है। कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हर महीने पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है। यह रकम बाजार में निवेश और रिटायरमेंट के समय इसी फंड के आधार पर पेंशन तय होती है। मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी की बेसिक वेतन और डीए मिलाकर 50,000 रुपये है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे में उसे हर महीने 50,000 रुपये एनपीएस या फिर यूपीएस में जमा करने होंगे। यह रकम शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों में लगाई जाती है। अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो रिटर्न अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर बाजार कमज़ोर रहता है तो पेंशन पर असर पड़ सकता है। यही है अनिश्चितता कर्मचारियों को परेशान करती है। अब जैसे कि यहाँ से आपको बात समझना है, देखिए, सरकार का तर्क है कि एनपीएस और यूपीएस ज़्यादा टिकाऊ और व्यावहारिक सिस्टम है। एनपीएस के तरह सरकार कर्मचारियों की बेसिक वेतन और डीए का 14% योगदान करती है। यानी अगर कर्मचारी 10% देता है तो सरकार उससे ज़्यादा योगदान देती है। वहीं अगर यूपीएस में सरकार का योगदान थोड़ा अलग तरीके से तय किया गया है। ओपीएस को लेकर राज्यों को स्थिति भी इस बहस में अहम भूमिका निभाती है कि लोकसभा में सांसदों ने यह भी पूछा था कि क्या कुछ राज्यों सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। इसमें जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के फैसले की जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीआरडीए को दी है। इन राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद वहां के कर्मचारी में संतोष देखा गया कि, लेकिन साथ ही यही भी सवाल भी उठ रहा है, क्या राज्य सरकार लंबे समय तक इसका बोझ उठा पाएंगी या फिर। विशेषज्ञों की मानते हैं तो आने वाले वर्षों में राज्य के वित्तीय हालात पर इसका असर पड़ सकता है। फिर भी कर्मचारी के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला माना जा रहा है। एनपीएस के शुरुआत केंद्र सरकार ने
साल 2004 में की थी। उसी समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिला। बाद में साल 2009 में एनपीएस को आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा को लेकर इस योजना में निवेश कर सके। एनपीएस का एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। इसमें निवेश का रिटर्न शेयर बाजार और अन्य वित्तीय बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सरकार का मानना है कि लंबे समय में यह सिस्टम पेंशन व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और भविष्य में पीढ़ियों और ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। और इसके बाद ओपीएस, देखिए ओपीएस बनाम एनपीएस की यह बहस सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा की भी है। एक तरफ कर्मचारी चाहता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद तय और सुरक्षित पेंशन मिले, दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि पेंशन सिस्टम ऐसा हो जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे और सरकार खजाने पर अनावश्यक दबाव न डाले। उदाहरण के लिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए 20 से लेकर 30 सालों में सरकारी कर्मचारी की संख्या बढ़ती है और सभी को ओपीएस के तहत पेंशन देनी पड़ती है, तो सरकार के लिए विकास कार्यों पर खर्चा करना मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर कर्मचारी को यह डर हो कि रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन बाजार के हालात पर निर्भर करेगी, तो वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। फिलहाल केंद्र सरकार के जवाब के बाद यह साफ है कि ओपीएस को दोबारा लागू करने की कोई भी योजना नहीं है। एनपीएस और यूपीएस के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आगे भी जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारी की यूनियनें अपनी मांगें उठती रहेंगी और आने वाले समय में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है। तो अभी के लिए केंद्र सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। जो कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के तहत आते हैं उन्हें इन्हीं योजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। ओपीएस को लेकर उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए यही जवाब जरूर है, लेकिन सरकार का मानना है कि यही देश के आर्थिक सेहत के लिए सही रास्ता है। तो न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, मैं जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई भी दावे के साथ वीडियो नहीं बना सकता हूँ कि ये मतलब सरकारी काम हो ही सकता है। ये इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। इसकी जिम्मेदारी आप लोग वहाँ पर ही भरोसा करें, जैसे कि कोई भी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कोई भी सरकारी जैसे कि यूट्यूब चैनल है, उसी से आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको जानकारी देना है। मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ सरकारी योजना के बारे में जानकारी देता हूँ, ना कोई गारंटी लेता हूँ। थैंक यू।